गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट। चैप्टर अपना है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का पाचन तंत्र। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया कि मानव का पाचन तंत्र दो मुख्य भागों से बना होता है, जिन्हें क्रमशः एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियां कहते हैं। हमने पिछली क्लासों में एलिमेंट्री कैनाल के कुछ भागों जैसे मुख गुहा, गर्सनी, गर्सिका, आमाशय, छोटी आंत्र का अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में हम पढ़ते हैं बड़ी आंत्र। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? इंटेस्टाइन। ध्यान देना, छोटी आंत्र का अंतिम भाग, छोटी आंत्र का अंतिम भाग इलियम। छोटी आंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? इलियम। जिस नलिका में खुलता है उसे बड़ी आंत्र कहते हैं। जिस नलिका में खुलता है, जिस नलिका में खुलता है उसे क्या कहा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, बड़ी आंत्र कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, बड़ी आंत्र की लंबाई 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत्र की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। इसे बड़ी आंत्र क्यों कहते हैं? तो ध्यान देना, बड़ी आंत्र की गुहा का व्यास छोटी आंत्र की तुलना में अधिक होता है, अतः इसे बड़ी आंत्र के नाम से जाना जाता है। लॉजिक क्या है कि छोटी आंत्र की लंबाई 6 से 7 मीटर मानी जाती है, बड़ी आंत्र की लंबाई 1.5 मीटर मानी जाती है। फिर भी इसे बड़ी आंत्र क्यों कहा गया? तो इसके पीछे रीजन यह है कि छोटी आंत्र की तुलना में बड़ी आंत्र की गुहा का व्यास क्या होता है? अधिक होता है, अतः इसे क्या कहा जाता है? बड़ी आंत्र कहा जाता है। जिस प्रकार से छोटी आंत्र को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक उसी प्रकार से बड़ी आंत्र को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इसका प्रथम भाग है सीकम, जिसे उंडुक कहते हैं। प्रथम भाग है सीकम, जिसे क्या कहा जाता है? उंडुक कहा जाता है। बड़ी आंत्र का दूसरा भाग कोलन है, जिसे वर्धांत्र कहते हैं। दूसरा भाग कोलन हो गया। तीसरा भाग इसका रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं। तो छोटी आंत्र के समान बड़ी आंत्र में भी कितने भाग माने जाते हैं? 3 भाग माने जाते हैं। देखो, यदि इसको डायग्राम से देखना जाए, चित्र में कुछ महत्वपूर्ण भागों को दर्शाया गया है। ध्यान देना, इस भाग में यहां एक कपाट पाया जाता है, जिसे त्रिकांत कपाट कहते हैं। यह त्रिकांत कपाट है, जिसे इलियोसिकल कपाट कहते हैं, जिसे इलियोसिकल कपाट कहा जाता है। ये जो भाग है इसे सीकम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सीकम कहा जाता है। इन कोशिकाओं को होस्ट्रा सेल बोलते हैं और इनके बीच में अनुलंब कोशिकाएं पाई जाती हैं, या अनुलंब कोशिकाओं के बैंड पाए जाते हैं, जिन्हें टिनी की कोशिका कहते हैं, जिन्हें टिनी की कोशिका कहा जाता है। इनके मध्य टिनी कोशिका पाई जाती है और ये अंगुलीनुमा जो प्रवर्धिया जो उभार है, जो कहां से जुड़ा रहता है? सीकम से जुड़ा रहता है। ये सीकम के एक छोर पर जुड़ा रहता है, जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जिसे क्या कहा जाता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। और ये भाग छोटी आंत्र का अंतिम भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलियम क्षुद्रांत्र कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? इलियम या क्षुद्रांत्र कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, छोटी आंत्र के 3 भाग की, ठीक उसी प्रकार से बड़ी आंत्र के भी कितने भाग हैं? 3 भाग। प्रथम भाग है सीकम, जिसे उंडुक कहते हैं। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह एक छोटी थैलीनुमा संरचना होती है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर,
ध्यान से देखना इस बात को, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इसकी वृत्त चौड़ाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी चौड़ाई लंबाई की तुलना में क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। तो देखो बड़ी अंतर का प्रथम भाग सीकम कहलाता है, जो एक छोटी थैलीनुमा संरचना होती है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर होती है। इस सीकम के एक सिरे पर एक बंद अंगुलीनुमा उभार या प्रवृत्त पाया जाता है, जिसे हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स या जिसे कर्मी रूपी परिसेसिका कहते हैं। ध्यान देना, कर्मी रूपी परिसेसिका कहा जाता है। ये कर्मी रूपी परिसेसिका है जो वर्तमान मानव में एक अवशेषी अंग है। वर्तमान मानव में क्या है, एक अवशेषी अंग है। हमारे पूर्वजों में डाइजेस्टिव सिस्टम में ये किसी महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करता था, लेकिन वर्तमान मानव में इस अंग का कोई विशेष कार्य नहीं होने के कारण इस अंग को क्या माना जाता है, अवशेषी अंग माना जाता है, जिसकी लंबाई मुख्यतः लगभग 8 सेंटीमीटर मानी जाती है। नोट, ध्यान रहे, बालकों में, बच्चों में इसकी लंबाई वयस्क की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सीकम के एक सिरे पर एक बंद अंगुलीनुमा उभार पाया जाता है, जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या फिर इसे क्या कह सकते हैं, कर्मी रूपी परिसेसिका कहते हैं, जो वर्तमान मानव में एक अवशेषी अंग माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर होती है। अब ध्यान देना, नोट लगा करके अपनी नोटबुक में लिखना, कोलन, ये कोलन वाला भाग है। कोलन तथा इलियम के मध्य, कोलन तथा इलियम के मध्य स्थित त्रिकांत कपाट, जिसे इलियोसिकल कपाट कहते हैं, जो क्या काम करता है, भोजन इलियम से कोलन में पहुंचता है, उस भोजन को पुनः कोलन से इलियम में जाने से रोकने का काम करता है। तो ध्यान रहे, नोट लगाकर मैंने आपको एक बात बताई कि इलियम तथा कोलन के बीच एक त्रिकांत कपाट पाया जाता है, जिसे इलियोसिकल कपाट कहते हैं। यह कपाट भोजन को इलियम से किसमें आने देता है, कोलन में आने देता है, लेकिन पुनः कोलन से किसमें नहीं जाने देता, इलियम में नहीं जाने देता है। तो ये इसका प्रथम भाग हुआ, जिसे सीकम या उंडुक कहा जाता है। अब एक इलियम और कोलन के मध्य स्थित त्रिकांत कपाट बड़ी अंतर में भोजन को लाने का काम करता है। सीकम आगे जाकर के किसमें खुल जाता है, कोलन में खुल जाता है, या हम कह सकते हैं बड़ी अंतर का मध्य भाग क्या कहलाता है, कोलन कहलाता है, जिसे हम वर्धांतर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्धांतर कहते हैं। ये कोलन लगभग 130 सेंटीमीटर लंबा भाग है, 130 सेंटीमीटर लंबा अकुंडलित, इस बात पर ध्यान देना, कैसा भाग है, 130 सेंटीमीटर लंबा अकुंडलित उल्टे यू आकार का है, उल्टे यू आकार का है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू शब्द क्या होता है, अपना कोलन में होता है। ये जो कोलन वाला भाग है, इसमें इसकी जो दीवार है, इसकी दीवार पर कुछ कोशिकाएं पुटकों के रूप में या थैलों के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। किसके रूप में, पुटकों के रूप में या थैलों के रूप में व्यवस्थित रहती है। इन पुटकों को, इन थैलों को क्या कहा जाता है, होस्टा सेल कहा जाता है। ये होस्टा सेल इसके लिए क्या काम करती है, तो ध्यान रहे, बड़ी आंत्र के कोलन भाग का सतही क्षेत्रफल बढ़ाती है। क्या बढ़ा देती है, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का काम किसका होता है, होस्टा सेल का होता है, जो कहाँ पाई जाती है, कोलन की जो दीवार है उसके जो लेटरल जो साइड है, पार्श्व जो साइड है, उनमें पुटकों के रूप में, थैलों के रूप में व्यवस्थित रहती है। और इन होस्टा सेल के बीच में अनुलंब पेशियों के बने हुए, अनुलंब पेशियों के बने हुए बैंड्स पाए जाते हैं, पेशियों के बने कुछ बैंड्स पाए जाते हैं। इन बैंड्स को टीनी की कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीनी की कोशिका बोला जाता है। तो ध्यान रहे, दूसरा भाग मेरे कौन सा बताया, कोलन, जिसे क्या कहते हैं, वर्धांतर। कोलन की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, यह अकुंडलित उल्टे यू आकार का भाग है। इसकी दीवार में पुटकों या थैलों के रूप में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें होस्टा सेल कहते हैं। ये होस्टा सेल कोलन का सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करती है। इन होस्टा कोशिकाओं के मध्य, या हम कह सकते हैं कि कोलन का जो भीतरी स्तर है उसमें अनुलंब पेशियों के बने हुए कुछ बैंड्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम टीनी की कोशिका कहते हैं। इसके अलावा कोलन पर और अधिक ध्यान दिया जाए तो कोलन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है।
यानी कोलन को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 4 भागों में। सबसे पहला भाग आरोही भुजा है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। आरोही भुजा की लंबाई कितना बताइए? 15 सेंटीमीटर। और आरोही भुजा अनुप्रस्थ भुजा में खुलती है जिसकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी मानी गई है? 50 सेंटीमीटर। और अनुप्रस्थ भुजा अवरोही भुजा में खुलती है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। और अंतिम जो इसका भाग है, इसकी जो अंतिम जो भुजा है उसे सिग्मोइड भुजा कहते हैं। इस बात को ध्यान देना, उसे सिग्मोइड भुजा कहते हैं जिसकी लंबाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर मानी जाती है। इस प्रकार से कोलन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। आरोही भुजा 15 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ भुजा 50 सेंटीमीटर, अवरोही भुजा 25 सेंटीमीटर और सिग्मोइड भुजा कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब कोलन आगे जाकर के बड़ी आंत्र के अंतिम भाग रेक्टम में खुलता है, मलाशय में खुलता है। तो देखो बड़ी आंत्र का अंतिम भाग क्या कहलाएगा? रेक्टम कहलाएगा, मलाशय कहलाएगा। देखो शब्द को देखो, मल प्लस आशय, मल प्लस आशय। आशय संग्रह स्थल है या किसी चीज को इकट्ठा करना है, और वो चीज क्या है? अपवर्ज्य पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, अपचित भोजन जिसे मल कहते हैं, उसको क्या करता है? ये संग्रहित करने का काम करता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये बड़ी आंत्र का अंतिम भाग कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं कि कोलन का अंतिम भाग रेक्टम या मलाशय कहलाता है जिसकी लंबाई 16 से 20 सेंटीमीटर होती है। ध्यान देना, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 16 से 20 सेंटीमीटर मानी जाती है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि इसके अंदर गोबलेट सेल पाई जाती है। एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे हम कलश कोशिका या गोबलेट कोशिका कहते हैं। ध्यान रहे, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन का प्रथम पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत्र। और छोटी आंत्र में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो वलन है, वलनों के बीच में एक विशेष प्रकार की आंतरीय कोशिका होती है जिन्हें लिबरकुल की गठिकाएं कहते हैं। और उन लिबरकुल की गठिकाओं में 3 महत्वपूर्ण कोशिकाएं थी, जिसमें प्रथम कोशिका गोबलेट सेल या कलश कोशिका थी जो छोटी आंत्र के लिए श्लेष्मा को सीक्रेट करती है। ठीक उसी प्रकार से बड़ी आंत्र में श्लेष्मा को स्रावित करने के लिए मलाशय वाले क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे गोबलेट या कलश कोशिका कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये श्लेष्मा को सीक्रेट करती है। ये किसको सीक्रेट करती है? श्लेष्मा को सीक्रेट करती है। इसके अलावा मलाशय की भित्ति कोशिकाओं में या दीवार में जल तथा लवणों को अवशोषित करने वाली कोशिकाएं भी पाई जाती है। जल तथा लवणों को अवशोषित करने वाली कोशिका भी किसमें पाई जाती है? रेक्टम में पाई जाती है। रेक्टम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो गया यह है अपचित भोजन का संग्रह करती है। अपचित भोजन को ग्रहण करती है, या फिर हम कह सकते हैं उसका संग्रहण करने का कार्य करती है, जिसे मल द्वार एनस के द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब एलिमेंट्री कैनाल में ये जो अपना रेक्टम वाला भाग है, मलाशय वाला जो भाग है, एक छिद्र में खुलता है, या हम कह सकते हैं ये एनस पोर में खुलता है। किसमें खुलता है? एनस पोर में, मल द्वार में, या हम कह सकते हैं गुदा में खुलता है। गुदा में 2 विशेष प्रकार की पेशियां या अवरोधनियां पाई जाती हैं जिन्हें हम बाह्य व आंतरिक अवरोधनी कहते हैं। बाह्य व आंतरिक अवरोधनी कहते हैं। बाह्य व आंतरिक अवरोधनी गुदा को खुलने व बंद होने में मदद करती है। तो ये कुछ पार्ट थे जो एलिमेंट्री कैनाल के थे, जिस भागों में भोजन का क्या होता है? डाइजेशन होता है, पाचन होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कुछ पाचक ग्रंथियां हैं जो भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं लाला ग्रंथि, लार ग्रंथि। देखो इसे हम लाला ग्रंथि भी कह सकते हैं। ये लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि मुख्य गुहा में पाई जाती है। मुख्य गुहा में पाई जाती है। तो स्थिति कहाँ हुई? मुख्य गुहा, यानी बक्कल कैविटी में ये जो सलाइवा ग्लैंड जो है वो पाई जाती है। लार ग्रंथि की संख्या 3 जोड़ी होती है। मनुष्य के मुख में इसकी संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी। देखो प्रथम ग्रंथि है कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व ग्रंथि जिसे पेरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं।
पैरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं। कर्णपूरक ग्रंथि है जिसे हम पैरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं। दूसरी ग्रंथि है अधोजम, अधोजम, और तीसरी ग्रंथि है अधोजीवा। इस प्रकार से अपनी मुख गुहा में तीन प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये तीनों ही ग्रंथियां अपने आप में एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ध्यान देना इस शब्द पर, ये तीनों ग्रंथियां अपने आप में क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। नॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बताऊं ग्रंथि किसे कहते हैं। मानव शरीर में स्थित वह सूक्ष्म संरचना जो एक रासायनिक पदार्थ को सूक्ष्म मात्रा में स्रावित करती है, जिसे हार्मोन कहते हैं, ग्रंथि कहलाती है। वह सूक्ष्म संरचना तो क्या कहलाएगी? ग्लैंड कहलाएगी। और वो चिपचिपा रासायनिक पदार्थ क्या कहलाएगा? जो किसी जैविक कार्य को संपादित करता है, हार्मोन कहलाता है। मानव के शरीर में तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्लैंड, मिक्स्ड टाइप ग्लैंड भी पाई जाती है। बहिस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो अपने स्राव को बंद नलिकाओं में स्रावित करती है। अपने स्राव को किस में छोड़ती है? बंद नलिकाओं में छोड़ती है, जिसे नलिका युक्त ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लार ग्रंथि, पाचक ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां और अश्रु ग्रंथियां, ये कुछ ऐसी ग्लैंड होती हैं जो अपने सिक्रेशन को बंद नलिकाओं में छोड़ती हैं, इसलिए इनको बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। दूसरी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधा ही रुधिर में छोड़ती है, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ये कई प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो अंतःस्रावी प्रकार की होती हैं। तो ध्यान रहे, लाल ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथि है। इन तीनों ग्रंथियों के द्वारा स्रावित रस को या हम कह सकते हैं तरल को क्या कहते हैं? लार कहते हैं। क्या कहते हैं? लार कहते हैं। और लार में क्या क्या पाया जाता है? तो देखो, स्रावित लार में जल, श्लेष्मा, टाइलिन, जिसे एल्फा एमाइलेज कहते हैं, टाइलिन, एल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट के लवण बने रहते हैं। तो इस लार में क्या क्या पाया जाता है? जल, श्लेष्मा, टाइलिन, एल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट के लवण बने रहते हैं। ये जो श्लेष्मा है, ये लाल ग्रंथि को चिकना व नम बनाए रखने का कार्य करता है, साथ ही साथ मुख गुहा को भी नम बनाता है। टाइलिन, एल्फा एमाइलेज, ये एक प्रकार का पाचक एंजाइम है। यह एक प्रकार का क्या है? पाचक एंजाइम है, जो सुक्रोज को, कौन सी शर्करा को? सुक्रोज को माल्टोज शर्करा में तोड़ने का काम करता है। तो ये टाइलिन, एल्फा एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है जो सुक्रोज को माल्टोज शर्करा में तोड़ने का काम करता है। लाइसोजाइम ये क्या काम करता है? ये जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। तो देखो, लार ग्रंथि से स्रावित लार का काम क्या हो गया? भोजन का पाचन करना, मुख गुहा को नम बनाना। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य है, यह लार ग्रंथि जो है ये बोलने में मदद करती है। तो इस प्रकार से हमने किसको पढ़ा? लार ग्रंथि को पढ़ा। अपनी दूसरी पाचक ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। ध्यान देना, अग्नाशय ग्रंथि यह अनियमित आकार की ग्रंथि है जो ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य पाई जाती है। दोनों भुजाओं के मध्य पाई जाती है, मध्य स्थित होती है, मध्य पाई जाती है। अनियमित आकार की ग्रंथि है जो ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य स्थित होती है। इसकी आकृति मटर की फली के समान मानी जाती है। मटर की फली के समान मानी जाती है।
तो ध्यान दें, अग्रासी ग्रंथि अनियमित आकार की ग्रंथि है जो ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य स्थित होती है, मटर की फली के समान होती है इसकी आकृति, और ध्यान रहे यह गुलाबी रंग की है। ये किस रंग की होती है? गुलाबी रंग की होती है। अग्रासी ग्रंथि कुछ पुटकों की बनी होती है, कुछ विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जिन्हें हम एसिनी कोशिका कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, एसिनी एसिनाई, यानी कुल पुटक क्या कहलाते हैं? एसिनी एसिनाई कहलाते हैं। और इनसे अनेकों महीन नलिकाएं निकलती हैं और वो महीन नलिकाएं आगे जाकर के एक मोटी डक्ट का निर्माण करती हैं, एक मोटी वाहिनी का निर्माण करती है जिन्हें अग्नाशय वाहिनी कहा जाता है। तो देखो अग्नाशय वाहिनी का निर्माण कैसे हुआ, यानी अग्नाशय ग्रंथि कुछ विशेष कोशिकाओं की बनी होती है, पुटकों की पिंडकों की बनी होती है, और वो पुटक पिंडक क्या कहलाते हैं? एसिनी एसिनाई कहलाते हैं। और प्रत्येक एसिनाई से एक महीन नलिका निकलती है और वो नलिका आगे चल करके एक मोटी वाहिनी में बदले जाती है, और वो मोटी वाहिनी अग्नाशय वाहिनी कहलाती है, जो जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अब बात क्या है कि ये जो अग्नाशय जो ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि में एसिनाई के बीच में लैंगरहैंस द्वीप समूह पाए जाते हैं। लैंगरहैंस दीपिकाएं पाई जाती हैं, दीपिका पाई जाती है। और ये जो दीपिकाएं हैं इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होते हैं, जिन्हें अल्फा कोशिका, जिन्हें बीटा कोशिका और जिन्हें क्या कहा जाता है? गामा कोशिका कहा जाता है। गामा कोशिका कहा जाता है। ये अल्फा कोशिका ग्लूकागोन का स्राव करती है, ग्लूकागोन को स्रावित करती है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। बीटा कोशिका इंसुलिन को स्रावित करती है और इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये जो गामा कोशिका डेल्टा कोशिका है, यह कोशिका सीरोटोनिन, ध्यान देना, सीरोटोनिन, सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव करती है। सोमेटोस्टेटिन और गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव करती है। ये अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्लैंड कहलाती है या मिक्स्ड टाइप ग्लैंड कहलाती है, क्योंकि ये अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी है कि यह ग्रंथि भ्रूणीय एंडोड्रम से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? भ्रूणीय एंडोड्रम से निर्मित होती है। देखो विकास की अवस्था में 3 महत्वपूर्ण लेयर बनती हैं, जिन्हें हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म कहते हैं। और ये एंडोडर्म से निर्मित होने वाली ग्रंथि है कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। इसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड टाइप ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। अनेक प्रकार की ग्रंथि है, मैंने आपको बताया ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य स्थित होती है, आकार इसका गुलाबी रंग होता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं, यानी इनकी जो अग्नाशय ग्रंथि की जो कोशिकाएं हैं वो पिंडक या पुटक बनाती हैं, जिन्हें एसिनी कहते हैं। और प्रत्येक एसिनी से एक महीन नलिका निकलती है जो आगे जाकर के मिलकर एक दूसरे से मिलकर के अग्नाशय वाहिनी बनाती है, और ये अग्नाशय वाहिनी पाचक एंजाइम को सीक्रेट करती है और प्रवाहित करती है। और इन्हीं एसिनाई के बीच बीच में लैंगरहैंस दीपिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें 3 प्रकार की कोशिका होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा ग्लूकागोन को सीक्रेट करती है और बीटा कोशिका जो है इंसुलिन को सीक्रेट करती है, गामा सीरोटोनिन को स्रावित करती है, सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन ये पाचक एंजाइम है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हमने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।